हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजिंक्याज रेजोनेंस फिजिक्स एकेडमी। आज का ये हमारा यूनिट फर्स्ट का जनरल फिजिक्स का थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 आई होप कि आप सभी ने देखे होंगे। दिस वीडियो स्पेशली मेड फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग लोनेरे रायगढ़। तो यार पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो पार्ट दोनों देखिएगा, बाद में पार्ट थर्ड की तरफ आ जाइएगा। तो पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद मुझे लगता है कि हमने देखा था इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ, और भी बाकी सारे कंसेप्ट पढ़े थे, और वो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। आप एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, सो व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। तो असल में होता क्या है कि स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यार स्ट्रेस का मतलब क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो यार फोर्स की वजह से असल में वहां पे स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से, उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। सो यार ये डिफॉर्मेशन कितने हद तक हुआ है, कितने परसेंट में हुआ है, वो निकालने के लिए हम स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब हम सिंपली लेते हैं चेंज इन डायमेंशंस पर ओरिजिनल डायमेंशंस, जो कि डायमेंशंस में चेंजेस आए हैं। क्यों आए हैं? ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल शोज द इलास्टिक बिहेवियर। ये ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस है कि जब तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, उसके बाद यार मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर नहीं दिखाता है, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। और हुक्स लॉ क्या होता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये सिंपल स्टेटमेंट है। उसके बाद मुझे लगता है हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसके बाद कुछ उसके टाइप्स भी देखे थे, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे कुछ लोग इलास्टिक कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। कितने इलास्टिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के? तो 3 हमने देखे थे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता था, यंग्स मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू change in length, bulk modulus is related to change in volume, and modulus of rigidity is related to change in shape. ओके, यहां तक तो हमने किया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ वायर अंडर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लोड। मान लो यार हमारे पास कुछ मेटल का वायर है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक वायर है, मटेरियल है, और एक वायर मैंने यहाँ पे लगा दी है, स्टील का वायर है। उसका ओरिजिनल लेंथ मान लो L है। ओके, तो यार जब हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स या सम लोड या सम स्ट्रेस कह सकते हैं उसको, कुछ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो यार इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यार ये जो फोर्स होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ड्यू टू दिस फोर्स लेंथ ऑफ द वायर विल गेट इंक्रीज्ड। तो यार इस स्ट्रेस की वजह से इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेन आ रहा है। तो असल में हमें क्या करना है यार, ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर इंक्रीजिंग लोड का मतलब ही असल में होता है भाई स्ट्रेस। ठीक है, तो यार जैसे जैसे हम इसके ऊपर लोड मतलब फोर्स या फिर उसको स्ट्रेस कह सकते हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो यार वायर का बिहेवियर कैसे होगा, वायर क्या प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो होता क्या है, हम सोचते हैं कि हाँ इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस लगाने से इसकी लेंथ बढ़ी। ठीक है, और स्ट्रेस बढ़ाया तो मान लो यार हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितना लगाया? 10 न्यूटन का। इसकी लेंथ बढ़ गई तो फिर मैं कहता हूँ कुछ स्ट्रेस जो होगा, मान लो कि स्ट्रेस हमने अप्लाई किया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लो इतना स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसका इतना स्ट्रेस लगाने से इसका लेंथ कुछ तो बढ़ गया। ओके यार, ऐसे करते करते मान लो फिर से हमने स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाया, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया, तो यार 10 के बाद 20 अगर हम स्ट्रेस करेंगे तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये आपको मालूम है। ठीक है ना, तो यार फिर स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन, असल में चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। तो यार अगर मैंने 30 न्यूटन पर मीटर का स्ट्रेस कर दिया तो यार इसकी लेंथ और बढ़ेगी। तो आप सोचोगे कितनी बढ़ेगी, किस हद तक बढ़ेगी? कुछ एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाएगा? ब्रेक तो होना है। ऐसे आप कितना स्ट्रेस बढ़ाओगे? बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ाया तो ये किसी हद तक ये क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर
वैल्यू के बाद वो तो ब्रेक होने वाला है। मगर यार सिर्फ लेंथ बढ़ना और बाद में ब्रेक होना इतना ही यार यहाँ पे नहीं होता है, बीच में कुछ और प्रॉपर्टीज भी मटेरियल दिखाता है, वही हमें देखना है। असल में फिर सिर्फ यार वायर के ऊपर स्ट्रेस लगाने से लेंथ बढ़ेगी और कुछ स्ट्रेस के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यार बीच में कुछ तो होगा, ठीक है, वही हमें यार यहाँ पे पढ़ना है। मान लो कि यार हमने एक वायर लगा दी है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसका ऊपर जो लोड है या फिर स्ट्रेस जो है उसके ऊपर का बढ़ा रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, कंसिडर ए वायर सब्जेक्टेड टू द इंक्रीजिंग लोड या इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ठीक है, वायर के ऊपर का स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं। जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, तो हम मेजर कर रहे हैं बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हम अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। सो इट इज क्वाइट सिंपल। तो ध्यान में रखना है कि पेपर में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है, कंसिडर ए वायर सब्जेक्टेड टू द इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज मेजर्ड। ओके, एंड देन वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ओके, यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट किया है। इसी टॉपिक को एक और नाम होता है, एक और नाम कौन सा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी इसी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो यार यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है। तो अब ग्राफ का मतलब क्या है, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं, ओ पॉइंट, ई डैश, वाई और बी। तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करते समय हम उसको कुछ रीजन्स में ग्राफ को यार मैंने ब्रेक किया है। जैसे कि यार यहां से यहां तक ओ ई रीजन जो है उसके बारे में पहले लिखूंगा, रीजन ओ ई। उसके बाद ई से निकलेंगे ई डैश तक जाएंगे, तो यार इसके लिए लिखेंगे रीजन ई डैश। इसके बाद ई डैश से लेकर मैं एक वाई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको इल्ड पॉइंट कहते हैं, इल्ड पॉइंट, तो यार उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाद में यार ये जो बी पॉइंट है उसे ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं, ये असल में बी पॉइंट है, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वायर टूट जाएगा, बीच में कुछ तो उसके साथ होता है। चलो तो यार उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या होता है असल में। तो यार यहाँ पे देखिए, तो शुरू में ये जो पॉइंट ओ है, ये तो यार ये 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस भी 0 होगा और स्ट्रेन भी 0 होगा। तो कुछ लोड अप्लाई ही नहीं किया है, सिंपली यार वायर ऐसी है, इसको सिर्फ हैंग किया है, यार वायर ऐसी पकड़े हुई है, उसको कुछ स्ट्रेस लगाया नहीं है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं आएगा। तो यार ये ओ पॉइंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी 0 होगा, 0 इनिशियल कंडीशन है। तो बाद में जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं इन रीजन ओ ई, ध्यान में रखिएगा, रीजन ओ ई वाला जो ग्राफ का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ध्यान में क्या रखना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाओ कि इन रीजन ओ ई द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इट मींस द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हुक्स लॉ का मतलब वही तो है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हुक्स लॉ क्या होगा भाई, ओबे, ठीक है। तो यार इसमें कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट्स आप मेरे साथ लिख लो। रीजन ओ ई में कैसे लिखेंगे, इन रीजन ओ ई द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ यहाँ पे ओबे होगा। तो यार इसके बाद क्या होगा, तो यार यहां पर ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट पे कुछ स्ट्रेन भी होगा, नीचे आएंगे तो, ठीक है ना, ई पॉइंट पे जब आएंगे तो कुछ स्ट्रेन भी नजर आएगा, मगर ई पॉइंट पे ऊपर जो स्ट्रेस है दिस इज द स्ट्रेस एट विच हुक्स लॉ इज ओबेड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि यार ये ई पॉइंट तक इलास्टिक बिहेवियर मटेरियल दिखाएगा। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ऐसे लिखना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हुक्स लॉ ओबे होता है। अभी रीजन ई डैश देखते हैं। तो रीजन ई डैश अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व्ड है, थोड़ा सा कर्व्ड है। इसका मतलब क्या, यार थोड़ा भी अगर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने के बाद स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो पार्ट है या फिर ग्राफ का जो पार्ट है ई डैश स्ट्रेट लाइन नहीं है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन रीजन ई डैश स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, ये लिखना है आपको, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, तो ये आपको लिखना है नोट्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो रीजन ई डैश में असल में लिखना है कि इन दिस पार्ट या इन दिस रीजन द स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड इन दिस रीजन। अभी क्या होगा, तो ई डैश पॉइंट आने के बाद असल में यार चालू क्या है, ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि चालू क्या है। हमने क्या किया कि यार एक वायर ली है, उसके ऊपर स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब तक हमने स्ट्रेस ई तक बढ़ाया, कुछ वैल्यू तक बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया कुछ इलास्टिक लिमिट तक, तो हुक्स लॉ ओबे था। उसके बाद जब स्ट्रेस को बढ़ाया हमने, तो यार यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ, ठीक है। तो यार मान लो जितना स्ट्रेस हमने लगाया था वो सभी लोड हमने निकाल दिया, तो होता क्या है यहाँ पे, यार मान लो यार इसना यहाँ पे यार ये इतना स्ट्रेस लगा दिया है ई डैश वाला, ठीक है। वायर की लेंथ बढ़ गई, इतनी बढ़ गई यहाँ से, ठीक है, इतना स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो गया, इतना लेंथ उसका बढ़ गया। जब यार ई डैश को हटा देते हैं, व्हेन वी रिमूव द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू ई डैश, ये यहाँ वाला स्ट्रेस अगर हम ये वाला अगर ये स्ट्रेस को हम हटा देंगे तो ये वायर अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यार वायर ने इलास्टिक बिहेवियर अब नहीं दिखाया है, तो वायर अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन वायर में आ जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि एक बार उसका लेंथ बढ़ गया तो वो परमानेंट हो गया, तो वो उसका लेंथ बढ़ा ही रहेगा, भले ही आप इसको निकाल दो ये लेंथ बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। मगर ई पॉइंट तक क्या था, तो ई पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस को निकाल देते तो वायर अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में जाता था, तो इलास्टिक बिहेवियर वो दिखाता था। तो अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे क्या हो गया कि हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यार वायर यहाँ पे कैसा बिहेवियर दिखाता है भाई, प्लास्टिक बिहेवियर बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे वायर में क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या, वायर ने फिर इलास्टिक बिहेवियर पूरा छोड़ा है क्या। तो अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा कैसा देखिएगा, तो यार ये वायर पहले इतना था, अब यार वायर में इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है, यार इतनी लेंथ उसकी हमेशा बढ़ी रहेगी। अभी अगर मैं यार उसी वायर के साथ प्रैक्टिकल अभी शुरू करूंगा, फिर से शुरू से, तो यार वायर पहले इतनी थी, उतने यार इतना उसमें स्ट्रेन तो पहले से आ गया है, अभी परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके पास अभी तो है। इसका मतलब क्या है, भले ही फोर्स जीरो है, भले स्ट्रेस जीरो है, उसमें कुछ तो स्ट्रेन आ गया है। अगर इस वायर के साथ फिर से हम प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो क्या होगा कि यार उसमें तो पहले से स्ट्रेन आ जाएगा, भले ही स्ट्रेस जीरो हो। अब देख, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, इसका मतलब है हम इस वायर के साथ अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसी सिचुएशन होगी, ये डॉटेड लाइन बताती है। पहले क्या था, पहले स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो, ये पॉइंट था। अब यार ये स्ट्रेन तो उसमें अंदर आ ही गया है, भले ही स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी मगर स्ट्रेन कुछ तो होगा, तो यार भले स्ट्रेस जीरो है तो मगर स्ट्रेन कुछ तो होगा, तो यार ग्राफ यहां से नहीं चालू होगा अभी, तो इस OS पॉइंट से चालू होगा। बात समझ रहे हैं। तो यार इस ग्राफ में ये वाला जो OS पार्ट है, दिस इज द परमानेंट सेट, या उसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट स्ट्रेन इन द वायर, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इसके साथ हमें प्रैक्टिकल करना होगा। तो यार डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि यार इस परमानेंट डिफॉर्मेशन वाले वायर के साथ अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ हमें मिल सकता है। ओके, तो यार इतना भी हार्ड नहीं है। तो पेपर में क्या लिखेंगे, रीजन ई डैश हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को थोड़ा बढ़ा देंगे तो यार ये एक वाई पॉइंट आ जाएगा, यील्ड पॉइंट। अब क्या होगा, अब मान लो यार उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, तो यार इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। मगर यार वायर की लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसका जो साइज है या डायमीटर जो है, जैसे लेंथ बढ़ेगी डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो डायमीटर कम हो रहा है मतलब वायर वीक हो रही है। पहले वायर का डायमीटर इतना था, जैसे लेंथ बढ़ गई वायर का डायमीटर कम हो गया, तो उसका साइज जो है वो भी तो कम हो रहा है। साइज कम हो रहा है मतलब डायमीटर कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी ताकत जो है वो कम हो रही है। तो ताकत कम होने से क्या होगा, तो अभी यार एक पॉइंट ऐसे आएगा, ऐसा आएगा कि यार स्ट्रेस बढ़ाते गए तो वाई नाम का एक पॉइंट आएगा। तो यार वहां पे आपने मान लो यार कुछ यहाँ पे स्ट्रेस लगा दिया है वाई पॉइंट पे, ठीक है, वाई पॉइंट आ गया है मान लो,
और ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपने स्ट्रेस लगा दिया। स्ट्रेस लगाने के बाद वायर जो है उसकी लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायर की जो स्ट्रेंथ है, वायर की जो ताकत है, वो यार क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यार ये ऐसा पॉइंट है जहां पे कंटिन्यूअसली वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ती ही रहेगी विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस। भले ही हमने स्ट्रेस को नहीं बढ़ाया, तो यार थोड़ा सा मैं इसको ऐसे निकालना चाहूंगा, यार भले ही हमने स्ट्रेस को नहीं बढ़ाया, मगर यार वायर क्या हो रही है, वायर की जो लेंथ है, वायर का जो स्ट्रेन है, वो हमेशा बढ़ रहा है विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वैल्यू उतनी ही है, मगर स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वायर क्या हो गई, वायर फ्लो कर रही है। फ्लो कर रही है मतलब क्या, वायर की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस। तो यार इस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट, और यील्ड का मतलब होता है फ्लो या सरेंडर कर देना। सरेंडर जैसे हम बोलते हैं मूवीज में, सरेंडर कर दो, जैसे पुलिस गुनहगारों को बोलती है सरेंडर कर दो, तो वैसे ही वायर भी क्या करती है, सरेंडर कर देती है। तो किसको सरेंडर कर देती है, इलास्टिक स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस को सरेंडर कर देती है। वायर में उतनी क्षमता रही नहीं अभी कि यार वो उसको अपोज करे, फोर्स को अपोज करने में वायर के पास क्षमता ही नहीं रहती है। तो क्या होता है, विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस the length of the wire continuously increases and that point is called as yield point. तो yield point की definition लिख लो, the point at which the length of the wire continuously increases without increase in the stress is called as yield point. तो yield point का मतलब समझ में आ गया। yield point का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे वायर की लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, तो स्ट्रेस नहीं बढ़ाया तब भी, ठीक है, दिस इज द yield point। ओके, तो उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हमने स्ट्रेस को बढ़ा दिया तो एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या, तो यार इस पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो यार वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इतना स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करेंगे, ये वाला स्ट्रेस, तो यार यहाँ पे वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यार असल में क्या हुआ है, आई होप कि आपको समझ रहा है। तो यार सिर्फ वायर का लेंथ बढ़ना और वायर हम डायरेक्टली कट होना, ब्रेक होना, इसके बीच में कुछ तो होता है। ओके, तो क्या क्या हो सकता है कि यार यहाँ पे यील्ड पॉइंट भी आ सकता है, या रीजन ई डैश में परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आ जाता है। वायर की लेंथ बड़ी ही रहती है, कम होती नहीं है, तो प्लास्टिक भी हो जाती है वो, ठीक है। तो यार असल में क्या है कि यार ऐसे 4 पार्ट्स में हमें उसको डिवाइड करना है, उसको लिखना है। फिर से एक बार बोलता हूं कि यार ये रीजन ओई जो है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हुक्स लॉ ओबे होता है। रीजन ई डैश जो है, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ ओबे होता नहीं है, और यहाँ पे वायर में क्या आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या कि अगर आपने स्ट्रेस को निकाल भी दिया तो वायर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाती है, उसकी लेंथ बड़ी ही रहती है, ठीक है, वो इंक्रीज का इंक्रीज ही रहता है, तो इसे कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसके बाद आएगा यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है, इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस बियॉन्ड द ई डैश, तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट आएगा। क्या कहता है यील्ड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द लेंथ ऑफ द वायर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ाया नहीं तब भी वायर की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि वायर तो वीक हो गई। ओके, और लास्ट में आ जाएगा भाई फ्रैक्चर पॉइंट। इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, देन देयर इज अ पॉइंट एट विच द वायर कैन ब्रेक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एट दिस पॉइंट वायर ब्रेक्स। ओके, सो ऐसे हमें यार वायर का बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। तो कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ हमें यार उसको भी देखना है कि यील्ड स्ट्रेस क्या है। तो यार ये यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट का मतलब मैंने आपको बोला है। तो यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस। मतलब ये यील्ड पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, ये वाला स्ट्रेस, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस। द यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा पॉज करके आप डेफिनेशन लिखा करो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्ट्रेस एट विच द लेंथ ऑफ द वायर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। का मतलब सिंपल है ना भाई, एक ही लाइन में लिखो, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेस,
अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब मैक्सिमम ऐसा स्ट्रेस जो वायर भाई सहन कर सकती है। अल्टीमेट स्ट्रेस थोड़ा सा अलग है, मतलब यार इसके पीछे वाला जो स्ट्रेस होगा, मान लो यार यहाँ पे दिस वुड बी द अल्टीमेट स्ट्रेस, इसके बाद तो वो टूट जाती है, ये बी पॉइंट पे तो वो टूट जाएगी ना, तो इसके पीछे वाला मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यार यहाँ पे ये जो होगा दिस वुड बी द अल्टीमेट स्ट्रेस। इसका मतलब ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो वायर बियर कर सकती है, सहन कर सकती है, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, द अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच वायर कैन बियर या विच वायर कैन विथस्टैंड इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। द स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच वायर कैन बियर, जो वायर वो स्ट्रेस सहन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग लोड। मुझे तो लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे और बहुत ही सिंपल भी है। बहुत बार यार क्वेश्चन पेपर में, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत बार आया है, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे आई होप कि आपको समझा होगा, उसका अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ निकालना है और 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद एक और डिफिनेशन है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, यार मैंने अभी बोला आपको कि यार ये जो यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट में क्या होता है रे, लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वायर का जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, जैसे किसी का लेंथ बढ़ेगा तो यार डायमीटर क्या हो जाएगा, कम 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 होते जाएगा, ठीक है ना। तो यार ये जो वायर का डायमीटर चेंज होता है, मान लीजिएगा कि वायर पहले इतना था, इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो वायर और पतला हो जाएगा, और आगे लेंथ बढ़ाएंगे तो वायर का डायमीटर और कम होगा, ठीक है। तो मान लो यार ओरिजिनल डायमीटर जो है वायर का वो डी है, और चेंज इन डायमीटर जो है उसको हम बोल देते हैं भाई स्मॉल डी, ठीक है। चेंज इन डायमीटर को क्या बोलेंगे, अब ध्यान में रखो थोड़ा थोड़ा, चेंज इन डायमीटर, ठीक है। तो चेंज इन डायमीटर को मैं बोल रहा हूं भाई स्मॉल डी, और कैपिटल डी का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल डायमीटर। तो असल में क्या हो रहा है भाई, तो ओरिजिनल डायमीटर डी था और चेंज इन डायमीटर डी है, तो जैसे मटेरियल का लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, चेंज होगा, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसका लेंथ बढ़ने से वो पतले नहीं होते हैं, उनका साइज बढ़ते जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स है जैसे कि यार लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, ये जो कुछ क्रिस्टल होते हैं, इनका कैसा होता है कि अगर हम उनकी लेंथ बढ़ाने जाएंगे तो उनका साइज भी बढ़ता है। मगर यार जनरल में क्या होता है, जनरल की बात करेंगे तो जनरल में हमेशा क्या होता है कि यार जब हम किसी मटेरियल का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यार ओरिजिनल और चेंज इन डायमीटर यहाँ पे मैंने लिखा है। सो असल में तो यार ये चेंज इन डायमीटर डी अपॉन ओरिजिनल डायमीटर मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर असल में क्या है, चेंज इन, ध्यान में रखिएगा थोड़ा कि क्या लिख रहा क्या ला हो, तो ये क्या है, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है भाई, ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर का मतलब क्या, सॉरी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर का असली मतलब क्या है, कि चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। तो क्या हमने कभी सुना है चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, क्या ये कहीं पे सुना है, सुना है, कहीं पे सुना है। तो यार उसको तो कहते हैं भाई स्ट्रेन। तो क्या इस वायर में स्ट्रेन आया कि नहीं आया, आया, भले ही उसकी लेंथ बढ़ रही है तो लेंथ तो चेंज हो रही है, तो लेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब कौन सा स्ट्रेन है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस इट मीन्स वहां पे लैटरल, सॉरी वहां पे लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन होगा। क्योंकि टेंसाइल का मतलब क्या है, टेंसाइल का मतलब होता है, टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब होता है कि वायर की लेंथ क्या होना, चेंज होना, मटेरियल की लेंथ क्या होना, चेंज होना, तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। सो या उसके पास तो टेंसाइल स्ट्रेन तो वहां पे प्रोड्यूस होगा ही होगा, मगर यार उसके पास ये जो उसका जो साइज है, ये वाला साइज, ये साइज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यार ये जो साइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये इतना इतना अंदर जा रहा है, ये वाले बाजू से अंदर जा रहा है। तो यार ये जो साइड्स होते हैं किसी मटेरियल के, दैट साइड्स आर कॉल्ड एज लैटरल साइड्स,
मान लो यार ये वायर है, इसकी ये साइड और ये साइड जो होगी, दैट दिस टू साइड्स आर कॉल्ड एज लैटरल साइड्स, उसे बोलेंगे लैटरल साइड्स। तो ये लैटरली भी कॉम्प्रेस हो रहा है, पतला पतला हो रहा है, तो इसका मतलब यार यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन भी होगा। अगर उसकी लेंथ भी बढ़ रही है तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन भी होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन के साथ यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन भी होता है, और दिस चेंज इन डायमीटर अपन ओरिजिनल डायमीटर को ही हम बोलते हैं भाई लैटरल स्ट्रेन, ध्यान में रखिएगा। और लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। तो यार चीज कैसी है, व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। कोई किताबों में चेंज इन रेडियस अपन ओरिजिनल रेडियस लिखते हैं, तो डायमीटर चेंज होगा तो रेडियस तो चेंज होगा ही, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये लैटरल स्ट्रेन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे ये लिखनी थी। असल में वायर में कितने स्ट्रेन अभी नजर आ रहे हैं? तो वायर की लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब वायर में टेंसाइल स्ट्रेन तो है। और दूसरा कौन सा स्ट्रेन है? लैटरल स्ट्रेन। तो यार यहाँ पे एक और डिफिनेशन हमें लिखनी है, जिसे हम कहेंगे पॉइजन्स रेशियो। क्या कहेंगे? पॉइजन्स रेशियो। तो आगे यार ये पॉइजन्स रेशियो का मतलब क्या है? पॉइजन्स रेशियो जो होता है, इट इज डिनोटेड एज सिग्मा, ठीक है। डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए बहुत बार आ चुकी है, तो यार उस सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यार ये सिग्मा है, 6 नहीं है, दिस इज द सिग्मा। तो यार इसका डेफिनेशन क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन टू द टेंसाइल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसको कैसे लिखेंगे? डी अपॉन कैपिटल डी, ये लेंथ ऊपर जाएगा, कैपिटल एल ऊपर जाएगा, एल यहाँ पे रहेगा। तो दिस इज द पॉइजन्स रेशियो। Okay, so what is Poisson's ratio? Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to the tensile strain. Lateral strain का मतलब laterally किसी मटेरियल की साइज चेंज होना, टेंसाइल का मतलब यार उसकी साइज, उसका लेंथ चेंज होना। ओके, सो यार ये जो पॉइजन्स रेशियो होते हैं उसके जो वैल्यूज होते हैं, तो यार उसकी वैल्यू भी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो? तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 0.5। तो यार ये वैल्यू उसके हो सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 0.5 होगी, वो 0.5 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। ओके, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ सिग्मा। तो 2 मार्क्स के लिए बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि यार डिफाइन द पॉइजन्स रेशियो एंड गिव द वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो आपको ये लिखना होगा -1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा लेस देन इक्वल टू 0.5। हम यार ये जो -1 है इसका मतलब पॉइजन्स रेशियो माइनस आ सकता है। तो पॉइजन्स रेशियो माइनस आना, इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइजन्स रेशियो माइनस आता है किसी मटेरियल के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसकी साइज भी बढ़ रही है। लेंथ बढ़ने के बाद साइज भी बढ़ना, तब यार यहाँ पे ये माइनस आ सकता है। मगर जनरली क्या होता है, लेंथ अगर बढ़ेगी तो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यार पॉइजन्स रेशियो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव, जनरली इट इज पॉजिटिव। और एमसीक्यू या अगर 1 मार्क के लिए कभी एमसीक्यू का सवाल आ सकता है, तो ये आ सकता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.5। ये ध्यान में रखो, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे यार बात को थोड़ा सा आई होप कि समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, मगर थोड़ा सा तो ट्राई आपको करना ही होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, वैसे तो बात वो प्रॉपर्टीज जो है भाई वो खत्म हो गई है। सो लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ही बोलता हूं डायरेक्टली, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, या फिर डायरेक्टली बोलता हूं भाई लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स वही चालू है भाई, चैप्टर क्या अलग नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था 2 पार्ट में पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी पढ़ेंगे, फ्लूइड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हमें 2 तरह के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, दो प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। एक लिक्विड के प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं तो यार 2 तरह से कैसे पढ़ते हैं, देखो मैं पहले बोलता हूं। मान लो यार ये एक जार है और इसमें यार एक हमने लिक्विड कुछ तो भरा हुआ है, और ये जो लिक्विड है स्टेशनरी है, क्या इसे बह नहीं रहा है, ठीक है, स्टेशनरी है। तो यार अगर यहाँ पे लिक्विड की हम ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर हम सरफेस वाले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे
तो इसको कहेंगे भाई हम सरफेस टेंशन या सरफेस प्रॉपर्टीज। ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टीज। तो लिक्विड की हम सरफेस प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो सरफेस प्रॉपर्टी में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई सरफेस टेंशन, थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सरफेस टेंशन। ये हमें अगला वाला टॉपिक हमारा वही है। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? तो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है इससे हमें जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो लिक्विड के सरफेस पे क्या हो रहा है ये इसमें पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन में। लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, मान लो यार लिक्विड के अंदर की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो यार मान लो कोई लिक्विड है जो बह रहा है, लिक्विड इन मोशन। ओके, तो अभी यार ये स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी है। अगर लिक्विड मोशन में है तो लिक्विड जब मोशन में होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें पढ़नी है। तो यार उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? विस्कोसिटी। सो यार लिक्विड मूविंग अगर है, मोशन में है, तो विस्कोसिटी पढ़ेंगे। लिक्विड स्टेशनरी या फिर सरफेस के ऊपर की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो यार हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। तो यार प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज या लिक्विड की प्रॉपर्टीज में भी दो पढ़ना है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। दोनों भी इजी है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं भाई विस्कोसिटी। तो शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा विस्कोसिटी। ठीक है, तो पहला यार ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लिक्विड का ये है भाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को थोड़ा सा समझिएगा। तो यार ये विस्कोसिटी का मतलब क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब होता है विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कितना पतला है, कितना जाड़ा है, इस हिसाब से यार ये विस्कोसिटी वो ही होता है। यार आपको मान लीजिएगा एक जार में पानी दिया है और एक जार में यार ग्लिसरीन या फिर हनी दिया है, हनी, शहद। तो यार आपको बोला जाए कि यार ये वाटर और ये जो हनी है किसी दूसरे जार में यार पोर करो या उसमें और उसको फिल करो, दूसरे जार में उसको डाल दो। तो यार आपको मालूम है पानी जो है, पानी जल्दी यार उस जार में जाएगा और हनी जो है स्लोली 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 जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम बोलते हैं पानी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है और हनी जो है, शहद जो है, उसकी विस्कोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है? पानी पतला है और शहद जो है, हनी जो है वो थोड़ा सा थिक है, वो थोड़ा सा जाड़ा है। ठीक है, तो यार असल में विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ द लिक्विड। जितना लिक्विड का थिकनेस ज्यादा उतना विस्कोसिटी ज्यादा। इसीलिए तो हनी या फिर एडिबल ऑयल या फिर हम बोल सकते ग्लिसरीन, ये सभी जो लिक्विड्स है इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। पानी का विस्कोसिटी क्या है? कम है। तो यार असल में यह विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा फिर, या फिर ये विस्कोसिटी आता क्यों है? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि यार मान लीजिएगा यार यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, लंबा टेबल है और इसके ऊपर मैंने यार एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स या इस साइड में उसको पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? ये दौड़ेगा और मान लो यार यहाँ पे आ गया और बाद में कहीं पे रुक जाएगा। मान लो यार इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये मोशन में आएगा मगर कहीं पे जाके तो रुकेगा। तो मोशन किधर हो रही है? तो मोशन इधर हो रही है। दिस इज द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या ये चलते ही जाएगा ऐसा होगा क्या? वैसे तो होना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, मगर यार ये क्या होता है, ये कहीं पे जाके तो रुकता है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है। ये क्यों रुकता होगा? तो आपको मालूम है कि यार यहाँ पे जो ब्लॉक है और ये जो टेबल है, ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। तो यार ये फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन का मतलब क्या? तो यार यहाँ पे कुछ तो ऐसा फोर्स है जो यार ब्लॉक को अपोज कर रहा है, ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो अगर ब्लॉक इधर जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इसको इधर खींच रहा है, वह तभी तो रुक गया। अगर फोर्स इधर होता तो क्या ये रुकता क्या? तो यार कंटिन्यूअसली चलता ही रहता आराम से, मगर ये कहीं पे जाके रुकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो फोर्स है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, या फिर हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है कि यार मोशन को अपोज करो,
मोशन को क्या करो, अपोज करो। तो अगर मोशन राइट साइड में हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे काम करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो भाई लेफ्ट साइड में काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जाता तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में काम करता। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता ऐसे तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे काम करता। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर काम करता। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन को वो हमेशा अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। तो यार ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगा, क्योंकि यार ये ऑब्जेक्ट और ये जो है ब्लॉक और ये जो सरफेस है इनके बीच में क्या है, इनके बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोजिशन मिलता है, और फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स है जिसकी वजह से मोशन को अपोजिशन मिलता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुकता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे आपको मालूम है दिस इज द फ्रिक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन होता है। तो यार ये विस्कोसिटी क्या होगी, तो विस्कोसिटी हमने देखा भाई शहद जो है, हनी जो है एकदम स्लोली स्लोली आ रहा है। तो अब मानते हैं भाई यहां से एक मेरे पास ट्यूब है, इतनी लंबी ट्यूब है, मान लो इतनी लंबी ट्यूब है, दो ट्यूब्स मैंने रखे हैं। ठीक है, दो ट्यूब्स मैंने सेम साइज के रखे हैं, सेम लेंथ सेम डायमीटर। ठीक है, सेम साइज सेम डायमीटर। ओके, तो यार ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। मान लो इसमें से हम हनी को छोड़ रहे हैं, हनी को ऐसे छोड़ा है और यहाँ पे वाटर को छोड़ा है। तो आपको मालूम है इस एंड पे पहले कौन आएगा, तो वाटर तो ये रेस जीत जाएगा, हनी तो ये रेस हार जाएगा। तो हनी क्यों हार गया रेस, तो हनी रेस इसलिए हार गया कि यार ये जो जब हनी दौड़ रहा था तो आपको मालूम है कि हनी क्यों हारता है। आप बोलोगे सर हनी की विस्कोसिटी तो ज्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी तो कम है, इसलिए हनी यहाँ पे स्लो पहुंचा और वाटर जल्दी पहुंच गया कम टाइम में। तो हनी क्यों स्लो पहुंचा, क्योंकि हनी जब मोशन में था तो हनी स्लो स्लो चल रहा है, इसका मतलब हनी का जो मोशन है उसको कोई तो अपोज कर रहा है, इसलिए तो स्लो चल रहा है। अगर हनी के मोशन को कोई अपोज ही नहीं करता तो ये भी पानी की तरह जल्दी बह जाता, मगर यार हनी स्लो जाता है, इसका मतलब हनी के मोशन को कोई तो अपोज करता है। तो यार ये जो अपोजिशन होता है हनी के मोशन को, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे यार एक असल में डेफिनेशन क्या है, तो यार डेफिनेशन देखते हैं अभी विस्कोसिटी की। तो यार अभी डेफिनेशन देखते हैं। तो यार हमें यह समझना है कि सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन होता है और लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं अंदर उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। जनरली फ्रिक्शन इन लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, मगर यार हम फ्रिक्शन इन लिक्विड को विस्कोसिटी कहते हैं। फ्रिक्शन जनरली हम ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब सॉलिड के बीच में कॉन्टैक्ट हो, सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन हो। यहाँ पे फ्रिक्शन इन लिक्विड को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन कुछ अलग चीजें नहीं है। तो यार विस्कोसिटी का मतलब ऐसा है, इट इज द प्रॉपर्टी। अब मैं थोड़ा सा देखता हूं क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, थोड़ा सा ध्यान में अभी डिफिनेशन लिखो, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो यार ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स को। इसका मतलब क्या, अभी यार ये जो लिक्विड होता है ऐसे लेयर्स होते हैं उसके, ठीक है, उसके क्या होते हैं, लेयर्स। तो हर एक लेयर जो है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। इसका मतलब यार ये लेयर और ये लेयर कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है कि यार लिक्विड के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है, कुछ लिक्विड के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये जो लेयर्स है उनके बीच की जो मोशन है उस मोशन को अपोज कर देता है लिक्विड। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा जोर से नहीं भाग पाते। तो असल में क्या है कि यार ये ऊपर वाला जो लेयर है वो तेजी से दौड़ना चाहता है, मगर नीचे वाला उसको अपोज करता है। तो यार इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, इन दो लेयर के बीच में, जो नजदीक वाले लेयर होंगे उन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन की वजह से मोशन को अपोजिशन मिलता है और लिक्विड धीरे 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 चलता है। तो लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है,
तो यार यहाँ पे ये तो हो गई प्रॉपर्टी। तो अगर लेयर को अपोजिशन मिल रहा है तो वहां पे फोर्स भी चाहिए। जैसे फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वैसे विस्कोसिटी अगर होती है तो वहां पे विस्कस फोर्स भी चाहिए। तो दूसरा डिफिनेशन हम लिखेंगे विस्कस फोर्स का। तो आप डिफिनेशन लिखा करो मेरे साथ। व्हाट इज विस्कस फोर्स? तो इसकी भी डिफिनेशन बहुत इजी है। ऐसी प्रॉपर्टी की जगह पे फोर्स नाम डालना है। द फोर्स ड्यू टू विच लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। प्रॉपर्टी की जगह पे क्या डालना है? सिर्फ फोर्स डालना है। और ये ऐसा फोर्स होगा, अगर लिक्विड इधर जा रहा है, लिक्विड के लेयर्स इधर जाना चाहते हैं, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो यार ये टेंजेंशियल फोर्स होता है, पैरेलल फोर्स होता है। तो विस्कस फोर्स का मतलब क्या होगा? द फोर्स ड्यू टू विच लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये तो समझे होंगे कि वाटर क्यों तेजी से दौड़ता है। वाटर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होते हैं लेयर्स में, उसमें ज्यादा अपोजिशन होता ही नहीं, या आप मान लो कि अपोजिशन होता ही नहीं, इसलिए वो तेजी से दौड़ते हैं। मगर यार हनी जो है उसके लेयर्स के बीच में यार ये विस्कोसिटी जैसा प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, और वहां पे विस्कस फोर्स भी होगा, एंड दैट फोर्स इज द फोर्स व्हिच ड्यू टू व्हिच द लिक्विड अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, तो यार कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने सुनी, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक्स पर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।